नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और हमने बिहार की एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें हमने पहले बात करी बिहार के बजट के बारे में। इसके बाद दूसरी सीरीज हम लेकर के आए थे जिसमें हमने बात करी आपके बिहार के प्रमुख जीआई टैग के बारे में। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2022 से लेकर के अगस्त 2023 तक के जितने भी बहुचर्चित मुद्दे रहे हैं बिहार के उनके बारे में, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। 30 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह सीरीज शुरू करी है। इसमें आपके 2 पार्ट होने वाले हैं। यह आपका पहला पार्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे दिसंबर से लेकर के आपके ऑलमोस्ट जनवरी या फरवरी तक की जो भी मार्च तक की न्यूज होंगी उनकी, और उसके सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे मार्च से लेकर के आगे अगस्त तक की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, धैर्य बनाए रखें क्योंकि मेहनत तो आपको करनी है, सिलेक्शन भी आपको चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको परिश्रम करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यह करंट अफेयर्स। यह है हमारा प्यारा बिहार। ठीक है, भारत तो है ही है और भारत के अंदर ही आता है हमारा बिहार। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि है बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन से संबंधित। यह कोर्स आपका 4 सितंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसकी जो फीस रखी गई है वो अभी, क्योंकि रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ है, तो 25,000 है। इसको यदि आप ईएमआई में पे करना चाहते हैं तो 3 इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं और तीनों इंस्टॉलमेंट आपकी 10-10 हजार की होने वाली हैं, यानी इंस्टॉलमेंट में आपके 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। बात करते हैं कोर्स में क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो 500 से अधिक घंटे की कक्षाएं आपको मिलेंगी। वैधता यानी कि कितने ड्यूरेशन तक आप ये कोर्स देख सकते हैं, तो जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब से लेकर के आगे 1 वर्ष तक आप इस वीडियो को असीमित बार देख सकते हैं, इन क्लासेस को असीमित बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रतिदिन आपकी 2 कक्षा होंगी, नियमित आपके क्लास टेस्ट लिए जाएंगे और प्रत्येक विषय और खंड के आपको प्रिंटेड क्लास नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे आपके घर तक। तो यह थी सूचना। अब आते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ की क्या है। तो बिहार नगर पालिका विधेयक 2022 बिहार में पारित किया गया। अब चर्चा में यह क्यों था, क्योंकि पटना विधानसभा ने क्या किया कि बिहार की नगर पालिका जो विधेयक था उसको पारित कर दिया। अब इस विधेयक में था क्या, तो इस विधेयक में क्या चीजें थी, चलिए इनकी बात करते हैं। जैसे आपने देखा कि पार्क होते हैं, ठीक साइड में बने होते हैं रोड साइड, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे झुग्गी झोपड़ी बना करके लोग रहने लगते हैं। ठीक, या कहीं भी आप जाते हो तो आप देखते हो ना साइड में बहुत सारा अतिक्रमण करके जो लोग रिक्शा चालक होते हैं या फिर जो बंजारे होते हैं वो उसमें निवास करते हैं, जिनके पास घर बेसिकली नहीं होता है। ठीक, तो वो वहां पे झोपड़ी बना करके निवास करते हैं। लेकिन जब सरकार को उस जमीन की आवश्यकता होती है तब वो क्या करती है, उस अतिक्रमण को हटाती है और जो वहां लोग रह रहे होते हैं उनको किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करती है। ठीक, तो यही इसी से संबंधित यह नगर पालिका विधेयक 2022 ये जो बिल था ये पारित हुआ। और क्या चीजें इसमें थी, अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो राज्य के नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो भी सार्वजनिक चीजें हैं, जैसे कि मार्ग आ गया, आपका पगडंडी आ गया, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज एंड पार्क पर स्थायी व अस्थायी संरचना द्वारा जो अतिक्रमण बना है, स्थायी यानी कि अगर लोगों ने वहां मकान बना दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यह आपका पार्क का एरिया है, ठीक है, ये पार्क है और यहाँ पर आपका अस्थायी रूप से किसी ने घर बना रखा है, कोई भी लोग हो सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने चाहे वो पक्के मकान बना रखे हो और चाहे उन्होंने झोपड़ी रख रखी हो अपनी, ठीक है, जो भी कर रखा हो, तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके पास अधिकार होगा, वो उसको हटा सकती है। लेकिन कैसे हटाएगी, उसको पूर्व नोटिस देना पड़ेगा हटाने से पहले। ठीक है, कि यदि वह उनको हटाना चाहती है तो उस एरिया में 15 दिन पहले नोटिस जारी करेगी और तब वह उस एरिया को हटाएगी। ठीक है, तो अतिक्रमण व अवरोध पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करना, यह इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। अब देख लेते हैं कि क्या है इस बिल में। तो नगर पालिका विधेयक बिल 2022 क्या है, तो इसके अंतर्गत बदलाव किया गया। किसमें बदलाव किया गया, जो नगर पालिका अधिनियम था आपका 2007, इसकी धारा कितनी 435 की उपधारा थी 3, इसको संशोधित किया गया। तो यहाँ पे यदि आपसे प्रश्न आता है कि नगर पालिका विधेयक, और ये प्रश्न ऐसे नहीं आएगा कि आपको साथ में ऑप्शन में देगा, ये प्रश्न आपका आ सकता है स्टेटमेंट वाइज। और स्टेटमेंट वाइज कैसे आएगा कि नगर पालिका विधेयक 2022 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। वहां पर आपको दे देगा कि नगर पालिका विधेयक अधिनियम की धारा
435 की उपधारा 2 में 2 को संशोधित किया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरे आगे 3-4 पॉइंट दे देंगे। तो यहां पे आपको ये याद रखना होगा कि धारा यहां पर कौन सी है, 3 है, तो इसलिए इन धाराओं को याद रखना बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया कि नगर पालिका पदाधिकारी जो है और जो प्राधिकृत पदाधिकारी हैं वो क्या करेंगे, अतिक्रमण एवं अपरोध को हटाने के 15 दिन पूर्व नोटिस जारी करेंगे, ठीक है। उनको यह जारी करना ही करना है। और असंतुष्ट कारण यदि कोई देता है, यानी कि अगर उसने 15 दिन में नहीं हटाया और वो कोई ऐसे बहाने बना रहा है या असंतुष्ट कारण दे रहा है, तो इन दोनों के पास अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, अतिक्रमण को अपने आप से जबरदस्ती हटवा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि तब भी वह नहीं हटाता है उस स्थिति में तो उनको दंड भी दिया जा सकता है। अब दंड के अंतर्गत क्या प्रावधान है कि उनसे उसका मुआवजा लिया जाएगा, खर्चा लिया जाएगा, जो भी उसमें पैसा लग रहा होगा अतिक्रमण को हटाने में, ठीक है। तो यह इसके लिए प्रावधान किया गया। अब जैसे दंड स्वरूप संबंधित अतिक्रमणकर्ता को जुर्माना देना पड़ेगा, जुर्माना भी वसूल सकते हैं, ठीक है। दंड एवं जुर्माना की वसूली नहीं होने की स्थिति में क्या होगा कि अतिक्रमणकर्ता से होल्डिंग के बकाया के रूप में वसूली की जाएगी, यानी कि जो भी बकाया होगा उस रूप में वसूली की जाएगी। इसके बाद क्या हो सकता है, अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण एवं अवरोध को 24 घंटे की नोटिस देकर हटाया जा सकता है। तो ये वाला जो ऊपर आपने प्रावधान देखा ये तो था कैसे स्थायी पक्के मकान बने हैं उनके लिए, ठीक है। ऊपर ये जो चीजें चल रही थी, 15 दिन का नोटिस देना है, ये सारी चीजें करनी है। तो जिनके पक्के मकान बने हैं उनको समय दिया जा रहा है कि आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन जो अस्थायी तौर पे हैं उनको सिर्फ 24 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा कि आप अपना ये जो सामान है या जो झोपड़ी है इसको यहाँ से हटाइए, आप सामान लेकर के चली जाइए, ये गवर्नमेंट का क्या है, अधिकार क्षेत्र है, गवर्नमेंट इसको वापस लेना चाहती है। तो इसलिए तो जो अस्थायी अतिक्रमण होगा 24 घंटे पहले नोटिस दिया जाएगा अस्थायी अतिक्रमण को, ठीक है। और जो स्थायी अतिक्रमण होगा उसको 15 दिन पहले नोटिस दी जाएगी। तो ये था आपके नगर पालिका विधेयक में। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन अभी मेरा है कि कौन सी उपधारा में और किस अधिनियम के तहत इसमें परिवर्तन किया गया है, क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको बताया। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज हमारी क्या है, बिहार और जल जीवन सर्वेक्षण 2023। तो बिहार जल जीवन सर्वेक्षण 2023 है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 4 प्रमुख जिले शामिल हैं, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट प्लेस यहां पर ग्रहण किया है। अब देख लेते हैं भाई क्या है इसमें। तो 4 अप्रैल 2023 को जो आपका जल जीवन सर्वेक्षण जारी किया गया था, इसके तहत राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के 4 जिले टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं। अब ये कौन कौन से जिले हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो इसमें शामिल है आपका समस्तीपुर फर्स्ट प्लेस पे, शेखपुरा सेकंड प्लेस पे, सुपौल थर्ड प्लेस पे और फोर्थ प्लेस पे आपका कौन आ जाता है, बांका। तो ये 4 जिले बिहार के इसमें शामिल थे। आगे बात कर लेते हैं, यह सर्वेक्षण जल शक्ति मंत्रालय, अब बात होती है कि कौन ये सर्वेक्षण करवा रहा है, तो यह सर्वेक्षण जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से जारी किया गया था, ठीक है। जल जीवन सर्वेक्षण का तीसरा एवं अंतिम चरण था यह, यानी इससे पहले 2 सर्वेक्षण हो चुके हैं। यह वाला जो सर्वेक्षण था यह अंतिम चरण का था और इसमें बिहार के 4 जिलों ने क्या किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रैंक हासिल करी है। चलिए आगे आते हैं। अब यह सर्वेक्षण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। अब कोई भी जैसे आपका इंडेक्स आता है, ह्यूमन इंडेक्स आते हैं आपके, ठीक है। आपको बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, लाइक जहां पर कितनी क्षमता है जो कार्य कर सकते हैं, मतलब काफी टाइप के इंडेक्स आते हैं। तो उन्हीं इंडेक्स के पीछे मतलब क्या आधार रखा जाता है, उन इंडेक्स को जारी करने से पहले एक तो पहले होता है कि जन्म दर कैसी है, फिर उनका स्वास्थ्य कैसा है, कैसे लोगों की आय है, तो इन सारे मापदंडों को रखा जाता है। वैसे ही जब ये सर्वेक्षण लाया गया तो इसके तहत भी कुछ मापदंड रखे गए। वह क्या थे कि ग्रामीण परिवारों के घरों में नल की जल की उपलब्धता, कि कितने ऐसे ग्रामीण परिवार हैं जिनके घरों में नल का जो जल है वो उपलब्ध हो रहा है, नल से मिलने वाले जल की मात्रा, जल की गुणवत्ता कैसी है, अच्छा है या नहीं है, जल आपूर्ति की निरंतरता। अब ऐसा नहीं है कि जब सरकार सर्वेक्षण करने आई उस टाइम पानी आ रहा है, उसके बाद महीनों महीनों हो जाते हैं पानी नहीं आता है, 6 महीने हो जाते हैं पानी नहीं आता है। तो इस तरह की निरंतरता है या नहीं है जल आपूर्ति की।
पेयजल से संबंधित शिकायतों का निवारण किस प्रकार किया जा रहा है, और इसी के साथ है पिछले साल की तुलना में इस बार सैलो का आकलन जो है वो 9,500 अंकों के अंतर्गत किया गया था, और पिछली बार जो किया गया था वो 7,500 अंकों के अंतर्गत किया गया था, इस बार किया गया था 9,500 अंकों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनके आधार पर यह सर्वेक्षण किया गया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या क्या इसमें चीजें हैं। इसी तरह से आगे जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम वो लेकर के चलेंगे, बहुत आराम से पढ़ते पढ़ते चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। आप लोग तो साथ में बैठ करके चाय भी पी सकते हो, खाना भी खा सकते हो, ठीक है, लेकिन धैर्य बना करके हमें देखना है। देखिए, सफलता की जो कुंजी होती है वो वहां पे पेशेंस बहुत मायने रखता है। अगर हम थोड़ी थोड़ी हर्डल से परेशान हो रहे हैं या थोड़ा बहुत हर्डल्स आ रहा है उससे हम निराश हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल डेस्टिनेशन तक हम नहीं जा सकते हैं या फाइनल डेस्टिनेशन तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे अंदर वो कहते ना कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल दिख रहा है, ये पोटेंशियल नहीं है, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल धैर्य से आता है। जितना आप धैर्य रखोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना आपके अंदर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको धैर्य रखना है, पोटेंशियल को बढ़ाना है और आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो जब भी आप थोड़ा सा बोर होने लगना, कॉफी पी लेना, आराम से दिमाग पूरी तरह से खुल जाएगा और इसको कंटिन्यूअस देखते रहना, क्योंकि पूरा आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तीसरी क्या है हमारी, डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, एक होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार और एक होता है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। मतलब इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। ट्रांसलेशन किसमें किया है? मैथिली में किया है, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए देखते हैं कि किसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। तो चर्चा में क्यों है? ये है बिहार के दरभंगा जिले के, इनका नाम क्या है? डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र, और इनको कौन सा यह पुरस्कार दिया गया है? तो 2022 का यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को यह पुरस्कार चमन नहाल, इनका नाम है क्या? चमन नहाल के अंग्रेजी उपन्यास आजादी, इनका एक उपन्यास था आजादी, इसका इन्होंने क्या किया? मैथिली ट्रांसलेशन किया। इसके तहत इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तो पुरस्कार किसको दिया गया, तो वो आपने देख लिया कि रत्नेश्वर मिश्र को दिया गया। अब यहाँ पे यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि किस उपन्यास के ट्रांसलेशन के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया, तो उपन्यास का नाम क्या था? आजादी। यदि आपसे ये पूछ ले कि इस उपन्यास के लेखक कौन है, तो लेखक है चमन नहाल। तो यहाँ पे आपके तीनों क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, कहीं से भी आए हम करके आएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 के बारे में। हमने बात करी अनुवाद के बारे में, अब ये अवार्ड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। तो हिंदी के लिए यह पुरस्कार, मैंने बताया ना दोनों अवार्ड डिफरेंट हैं। वो आपका साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार था और ये आपका साहित्य अकादमी 2022 का पुरस्कार है, जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, वो इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो हिंदी के लिए यह पुरस्कार किसको दिया गया? बद्री नारायण को दिया गया। इंग्लिश के लिए यह पुरस्कार दिया अनुराधा राय को, और उर्दू के लिए यह पुरस्कार दिया गया है अनीस अशफाक को। तो इनका नाम याद रखिएगा, किसको किसको किसके क्षेत्र में दिया गया। अच्छा, यदि मैं बात करूं, क्योंकि आपने यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस देख ली, हिंदी देख ली, इंग्लिश देख ली, उर्दू देख ली, तो क्या यह पुरस्कार किसी अन्य भाषा में भी दिया जाता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी 22 भाषाएं मेंशन करी गई हैं, उन सारी भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका 22 भाषाओं में दिया जाता है, यानी बंगला के लिए भी दिया जाता है, सिंधी के लिए भी दिया जाता है, कन्नड़ के लिए भी दिया जाता है, असमिया के लिए भी दिया जाता है। तो इन सभी के लिए दिया जाता है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं 3 लैंग्वेज, जो शायद पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि यह बद्रीनारायण जी है, इनको हिंदी में दिया गया है, अनुराधा राय जी है, इनको दिया गया है इंग्लिश में, और उर्दू में दिया गया है अनीस अशफाक को। ठीक, चलिए अब आगे आ जाते हैं। यह पुरस्कार साहित्य लेखन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है, पहली बार यह साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका साल 1955 में दिया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं जो हैं, इन सभी भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है, और उसके अतिरिक्त 2 अन्य भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है, और वो कौन सी है आपकी? राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा।
ठीक है, तो ये जो इंग्लिश यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2 अन्य भाषाओं में आ जाती है। तो टोटल मिलाकर के यह 24 भाषाओं को दिया जाता है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में विजेता को मिलता क्या है, तो 1 लाख रुपए की नगद राशि और एक क्या मिल जाता है, ताम्रपत्र, उनको एज अ रिकॉग्नाइजेशन की याद रहे वो दिया जाता है। तो यह बात हो गई किसके बारे में, साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 के बारे में। अब चल लेते हैं आगे। परियोजनाएं बहुत सारी सरकार लेकर के आती है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का मतलब क्या है कि सरकार क्या चाह रही है कि वहां के क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, जिससे वहां पे रोजगार बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आय की स्थिति में सुधार होगा। और फाइनली क्या होगा कि उस क्षेत्र का इकोनॉमी बूस्ट करेगा, तो बिहार का ऑल टोटल इकोनॉमी, स्टेट की जो ऑल टोटल इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी, जिससे बिहार को फायदा होगा। इसलिए बहुत सारी परियोजनाएं चलाती है सरकार, सड़कें लिंक करती है, एक्सप्रेसवे, हाईवेज बनाती है। ठीक है, यहाँ पे जो परियोजना चल रही है ये है कोसी मेची लिंक परियोजना। अब यह परियोजना क्या है और इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, क्या इसमें नई चीजें ऐड करी गई हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो बिहार की अति महत्वाकांक्षी है यह कोसी मेची परियोजना। ठीक है, यह केंद्र सरकार द्वारा इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन विभाग की नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के साथ इसका समझौता किया गया। तो इसमें कौन कौन शामिल है, एक तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तो है ही है, केंद्र सरकार मतलब शामिल है। इसका विभाग क्या है, जल संसाधन विभाग, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के साथ समझौता किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मतलब ये सारे लोग मिलकर के इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे और साथ ही साथ जो वित्तीयन होगा उसमें भी सहयोग करेंगे। कोसी मेची लिंक परियोजना क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं हम, और हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो मध्य प्रदेश की केन बेतवा रिवर लिंकेज परियोजना के बाद कोसी मेची दूसरी सबसे बड़ी भारत की एक लिंक परियोजना है। ठीक है, जिसमें क्या किया जा रहा है, रिवर लिंकेज है, यानी कि नदियों का लिंक किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। अब यह परियोजना 4,900 करोड़ रुपए की लागत के साथ 5 वर्षों में पूरा करने का इसको लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इस परियोजना के माध्यम से सीमांचल क्षेत्र जो बिहार के हैं, आज जैसे अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया और कटिहार, इसमें सिंचाई की व्यवस्था करी जा रही है क्योंकि यहाँ पे जल की थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो इन क्षेत्रों में जब जल की आपूर्ति हो जाएगी तो यहाँ के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। किसानों को लाभ मिलेगा तो खेती अच्छी होगी, जल की आपूर्ति होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसानों की आय में भी सुधार आएगा। ठीक है, तो इसलिए यह परियोजना चलाई जा रही है, इसकी व्यवस्था की गई है। आगे देख लेते हैं। 72 किलोमीटर नहर के माध्यम से पश्चिम में कोसी को किशनगंज में मेची बेसिन के साथ जोड़ा जाएगा। अब यदि मैं बात करूं बिहार की नदियों के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे कोसी इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाती है, बिहार का मैप अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ, अब अल्टीमेटली इस मैप पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि मैं जस्ट बताने के लिए आपको मैप ड्रॉ कर रही हूं, बट इस शेप में आपको थोड़ा सा मैप मिलेगा स्क्वायर शेप में। ठीक है, ये है बिहार। अब बिहार में जो नदियों का आप देखते हो किस प्रकार से प्रवाह होती है, तो बिहार में यदि नदियां पढ़नी है ना, तो सबसे इजी तरीका बता रही हूं आपको, बिहार का मैप उठाना और बीच से इसको ऐसे कर देना डिवाइड। अब यहां पर आपकी हो जाती हैं नदियां, तो बीच से जो डिवाइड कर रही है नदी, ये आपकी जाती है गंगा नदी। ठीक है, गंगा। ठीक, यहां पे आपका हो जाता है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये पढ़ते हैं। यहां से आपकी नदियां आती है कौन कौन सी, इनकी भी बात कर लेंगे। ठीक, तो ये आपकी नदियों का क्षेत्र हो गया। यहां से आपकी नदियां आएगी कौन सी, घग्गर या घाघरा भी कहते हैं। जब वो यहाँ पे प्रवेश करती है तो उसको सरयू नदी भी कहा जाता है। ये नदियां आ जाती हैं। इसके बाद आपकी कमला आ जाती है, बागमती आ जाती है और फिर इधर आ जाती है कोसी। ठीक, कोसी, और ये लास्ट वाली नदी आपकी हो जाती है, ये महानंदा हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कोसी नदी है, ये इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो एरिया है वहां पे हर साल बाढ़ लेकर के आती है, इसलिए कोसी नदी के पानी को संसाधित करते हुए डाइवर्ट किया जा रहा है, नदियों से जोड़ा भी जा रहा है, ताकि जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है वहां तक उसको पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए इस दृश्य ये जो परियोजना है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये जो कोसी है, जो नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है, यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा डिजास्टर मचाती है। यहाँ पे जो भी
इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है, जैसे ही आती है बाढ़ सब कुछ खत्म हो जाता है, सड़कों का निर्माण दोबारा से करवाओ, वहां के जो आसपास की जनता है वापस से अपना बसेरा बसाती है। तो इसको इसीलिए बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो इस स्थिति में कोसी को क्या किया जा रहा है कि इसको बिल्ड किया जा रहा है अलग अलग क्षेत्र। चलिए, तो इस नहर को पूर्व में महानंदा बेसिन के साथ जोड़ दिया जाएगा, मेची बेसिन के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है, और साथ ही इस नहर को पूर्व में किसके साथ जोड़ा जा रहा है, महानंदा बेसिन के साथ जोड़ा जा रहा है। आपका मैंने बताया था, ये यहां पे बहती है आपकी महानंदा नदी, ये है कोसी, ये है महानंदा, ठीक है। तो इसको इसके साथ क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। अच्छा, एक चीज याद रखना, महानंदा अलग है, महानदी अलग है, ठीक है। महानंदा आपके बिहार के क्षेत्र में प्रवाहित होती है महानंद, और जो महानदी है वो आपकी मध्य प्रदेश के साइड से आती है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, साथ ही जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना को केंद्रीय जल आयोग और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जैसे वैधानिक निकायों से मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की लागत का अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि पैसा कौन कितना देगा, तो 60% इसमें केंद्र सरकार पे करेगी और 40% का जो हिस्सा है वो राज्य सरकार पे करेगा। अब वो राज्य सरकार कहीं से लोन लेकर के भी कर सकता है, किसी की सहायता लेकर के भी कर सकता है, ठीक है। वर्तमान में बिहार में कोसी बेसिन विकास परियोजना को विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसके लिए पैसा जो वर्तमान में दे रही है वो कौन दे रही है, वर्ल्ड बैंक दे रही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्या लाभ होने वाला है इसका और क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कोसी मेची नदी जोड़ देश की दूसरी सबसे बड़ी योजना है। उत्तर बिहार, कोसी और सीमांचल इलाके में बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। जैसे मैंने बोला कि कोसी क्या करती है, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ लेकर के आती है। बिहार जो भी वहां पे विकसित करता है, चाहे वो नई चीज, मतलब वो वहां पे उस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ही नहीं कर सकता है जिससे लोगों को फायदा मिले। क्यों? क्योंकि उसको पता है बाढ़ आएगी, वो क्षेत्र पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। तो इसीलिए वहां से बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए यह विकसित किया जा रहा है। पूर्णिया और अररिया जिले में 2.14 हेक्टेयर की सिंचाई की व्यवस्था उन्हें मिल जाएगी, ठीक है। 76 किलोमीटर से अधिक लंबी इस नहर का निर्माण किया जा रहा है। बेसिन क्षेत्र की बरका, रावता और कनकई नदियों को भी इसमें क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये थी आपकी कोसी बेसिन परियोजना। जब हम बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, अभी बिहार स्पेशल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक आए हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, वो सीरीज हमारी चलेगी। तो उसमें यदि बिहार के नदियों का जो पोर्शन आएगा वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार हमें नदियां पढ़नी है और यूं याद होंगी नदियां, सच में। चलिए आगे आ जाते हैं। वो किसी ने वो चुटकुला सुनाया ना कि अभी तक रसोई में क्या कर रही थी, गाजर का हलवा बना रही थी। तो भैया उससे पूछते कि कैसे बना रही थी, कि मैंने रील में देखा था। कि कैसे देखा था बहन, कि वो ना थाली में गाजर रख देती है और ऐसे बगल में कुकर रख देती है और यूं ऐसे चुटकी हो जाती है, हलवा बन जाता है। तो भाई ऐसा हलवा रक्षाबंधन में अगर किसी भी बहन को अपने भाई को खिलाना है तो ऐसे यूं चुटकी बजा करके खिला सकता है। लेकिन मैं जो नदियां आपको सिखाऊंगी वो ऐसी चुटकी वाली नहीं सिखाऊंगी, वो आपको बकायदा मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप आसानी से यह याद कर सकते हैं नदियां, और बिहार की नदियां आप फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चलिए, वो इंसिडेंट मुझे याद आ गया तो मैंने कहा बता देते, कहीं पढ़ते पढ़ते बोर ना हो गए हो तुम लोग, ठीक। पांचवा है, शालिनी कुमारी को तीसरे आसियान और भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार पूछे जाते हैं इसलिए पुरस्कार मेंशन करना जरूरी है। तो यह कहाँ की हैं और इनको किस लिए दिया गया है, चलिए इसके बात करते हैं। बिहार की शालिनी कुमारी को उनके नवाचार क्या है, मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यानी कि मॉडिफाई वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स, जिनके लेग नहीं है या किसी दुर्घटना में चले गए, तो उनके लिए इन्होंने एक यह जो लेग्स से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको निर्मित किया है, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है क्योंकि इन्होंने एक इनोवेशन किया है इसमें। चलिए अब देख लेते हैं कैसे दिया गया है और क्यों दिया गया है। तो शालिनी कुमारी पटना की निवासी हैं और पहली बार वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त निकाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, कौन है ये, एक स्वायत्त निकाय है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा अपनी तकनीकी के लिए वर्ष 2011 में इग्नाइट IGNITI प्रतियोगिता के माध्यम से मान्यता दी गई थी। तो 2011 में भी पहले इनको पुरस्कार मिल चुका है इनके माध्यम से। आगे देख लेते हैं अभी जो पुरस्कार मिला है उसमें क्या चीजें हैं। तो अब बात करते हैं आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम के बारे में कि ये क्या है और इसमें क्या चीजें हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर
साथ ही साथ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ साझेदारी में आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम सालाना COETI का आयोजन करता है। ठीक है, तो यह आयोजन किया जाता है मिलकर के दो फाउंडेशंस के द्वारा, ये आपको पता चल गया होगा, और ये प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जिसमें सम्मेलन सत्र, इनोवेशन प्रतियोगिताएं और प्रदर्शनी शामिल होती है। अब इसमें क्या होगा, जो प्रमुख प्रतिभागी होते हैं या अर्थात जो सरकारी अधिकारी होते हैं, वो जमीनी नवोन्मेषकों, जो जिन्होंने कुछ निर्मित किया है या नया बना रहे हैं, इनोवेशन किया है, तो उन छात्रों को इसमें शामिल करते हैं। उनके जो भी चीजें होती हैं जो उन्होंने इन्वेंट की होती हैं, उसके लिए प्रतियोगिता रखते हैं, और जो सबसे यानी कि सस्टेनेबल चीज बनाता है या सबसे अलग या डिफरेंट चीज बनाता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो ये इसका पूरा एक मुद्दा है। मुद्दा क्या है, पूरा एक समरी मैंने आपको बताया, ये है। ठीक है, तो छात्र नवप्रवर्तकों, शिक्षाविदों, व्यावसायिक अभिनेता व व्यापक समुदाय को एक साथ लाकर यह मंच जमीनी स्तर पर नवोन्मेष में नवाचार इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने और मजबूत बनाने के लिए एक स्थान प्रदान करता है। यानी कि सब इसमें क्या होते हैं, आकर के जुड़ते हैं। इससे पहले यह आयोग इंडोनेशिया 2018 और फिलीपींस 2019 में आयोजित किया गया था। ठीक है, लेकिन कोविड-19 के बाद यह कुछ सालों के लिए बंद हो गया था। इसके बाद दोबारा से अब यह 2023 में वापस से क्या है, शुरू किया गया है। ठीक, आगे आ जाते हैं। अब किसको किसको दिया गया है तो देख लेते हैं। प्रथम पुरस्कार दिया गया है शालिनी कुमारी को, जो कि भारत से है। द्वितीय पुरस्कार दिया गया है सुश्री मरियम बौकिया को, जो कि फिलीपींस से हैं। और तीसरी पुरस्कार दिया गया है श्री म्यू थाऊ, जो कि म्यांमार से हैं। ठीक है, इनका क्या इनोवेशन है वो देख लेते हैं। तो समायोज्य पैरों के साथ संशोधित वॉकर, जो कि मॉडिफाइड वॉकर विद स्टेबल्स लेग्स। दूसरा है बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज फाइबर स्ट्रिपर, इसके लिए दिया गया है। ग्रीन टॉडी का प्लाज्मायरा पाम कोकोनट, इसके लिए इनको यह प्रदान किया गया है। तो ये इनके लिए यह दिया गया है। ये तो आपके जानने वाली बातें थी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये थी। ठीक, लेकिन इनका नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। गया में विकसित किया जाएगा टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल से संबंधित समझ में आ गया होगा कि यह वस्त्र निर्माण या उससे संबंधित एक पार्क विकसित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, मतलब आप इस न्यूज को पढ़ करके आपके माइंड में क्या क्या चीजें आ रही हैं कि किस उद्देश्य से इसको निर्मित किया जा रहा होगा या बनाया जा रहा होगा। पार्क निर्मित किया जाएगा, टेक्सटाइल पार्क, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी वस्त्र निर्माण से संबंधित। होगा क्या, आसपास का क्षेत्र विकसित होगा, वहां पे जो लोग हैं, जो कुशल कर्मचारी हैं, उनको क्या मिलेगा, कार्य मिलेगा। अकुशल कर्मचारी उसके तहत क्या कार्य करेंगे, वो जो अकुशल होंगे उनको यहाँ पे सीखना, प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्रशिक्षण से संबंधित भी योजनाएं चला रही है। देखिए लिंक कैसी होती हैं चीजें, और आप आंसर कैसे बहुत अच्छे से लिख सकते हो। यदि विकास से संबंधित आपके पास बिहार में किस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, किस प्रकार विकास करना है, उससे संबंधित यदि आपके पास आता है, तो करंट अफेयर से आप कैसे मैच कर सकते हो। देखिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में 35 मार्क्स का आता है, 30 से 35 मार्क्स का पर ईयर आपका जो एग्जाम होता है बिहार का, उसमें आता है। 69 तो बीपीएससी है इस बार। इसके बाद दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है हिस्ट्री होता है, उसमें भी 30 से 35 नंबर। तीसरा आपका आ जाता है कौन सा, पॉलिटी का, उसमें आपके 27-28 इतने मार्क्स का पूछा ही जाता है करंट अफेयर। फिर बिहार स्पेशल आ जाता है, जो कि आपका कहते हैं कि 30 मार्क्स का आता है, लेकिन ये मान के चलिए कि आप 20 से 25 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है, तो ये जो कुछ 4-5 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिहार में जब भी आप प्री देने जा रहे हो। और फिर जब मेंस की बात आती है तो वहां पे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। अब तो पैटर्न भी चेंज हो गया है, तो और भी ज्यादा चीजें नई ऐड होने वाली हैं उसमें। तो इसलिए जब भी आपके पास इससे संबंधित कोई प्रश्न आए, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, आप करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन अच्छा लिख सकते हो, क्यों रीजन है कि इस तरह से ये करंट अफेयर आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए अब टेक्सटाइल पार्क निर्मित किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, रोजगार में वृद्धि होगी। लेकिन गवर्नमेंट और योजनाएं चला रही है कि उसको क्या करना है, 7 निश्चय में वहां पे युवा शक्ति बिहार प्रगति करके पहला निश्चय है उसका। ठीक है, उस निश्चय में दिया क्या गया है कि जो भी युवा है उनको कुशल बनाना है, कुशल बना करके उनको रोजगार उपलब्ध कराना है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और पार्क स्थापित किया जा रहा है, आपको क्या लगता है सरकार इसके साथ लिंकेज करके जितने भी युवा हैं और महिलाएं हैं उनको यहाँ पे प्रशिक्षण भी दिलाएगा।
दो चीजें इसमें फुलफिल हो गई, एक तो ये पार्क निर्मित हो रहा है, दूसरा यहाँ पे उसके तहत प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है। तो ये आप उसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो। लिंक कैसे होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे बिहार की योजना भी शामिल हो गई, 7 निश्चय जो है वो भी इसमें फुलफिल किए जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा होलसम आपका, जब आप लिंक करना बहुत अच्छे से सीख जाते हो ना टॉपिक को, तो आपका आंसर बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है और एंड में जाकर के आप लिख सकते हो कि आगे की राह किस प्रकार से और गवर्नमेंट इसको चलाएगी। ठीक है, तो इसलिए करंट अफेयर आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क निर्मित किया जा रहा है, मैंने बताया कि किस किस तरह से इसका आगे बिहार सरकार यूज करेगी। ठीक है, तो अब महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तर्ज पर गया के मानपुर में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पे थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज, गया, और ये कहाँ पे है, गया के मानपुर में ये बनाया जा रहा है। अब देख लेते हैं, इस पार्क के लिए 23 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया है। अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी, तो इससे आपको क्या याद आया, अभी जो हमने विधेयक पढ़ा था, ठीक है, जो नगर पालिका विधेयक 2022 पारित कर दिया गया था, जिसके तहत अतिक्रमण हटाने से पहले 15 दिन नोटिस जारी करना होगा, जो कि किसके लिए था, स्थायी अतिक्रमण के लिए, यानी कि जिनके पक्के घर बने हैं। और अस्थायी अतिक्रमण के लिए सिर्फ 24 घंटे पहले नोटिस जारी किया जाएगा और गवर्नमेंट यह अतिक्रमण हटा देगी। ठीक है, तो मेमोराइज हुआ। इसी का मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सी धारा में परिवर्तन किया गया है। चलिए, प्रमुख बिंदु क्या है, अब इससे होगा क्या कि फाल्गु नदी का प्रदूषण मुक्त होगा। ठीक है, लोगों को रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा। साथ ही पार्क के निर्माण के लिए अत्याधुनिक 435 इकाइयों की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत कितनी 435 इकाइयां स्टैब्लिश की जाएंगी, जिसमें कोट पैंट समेत नए तरीके के अत्याधुनिक कपड़ों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, विभिन्न बैंकों के साथ बैठकर कपड़ा उद्योग के लिए ऋण वितरण और अत्याधुनिक मशीनों की खरीद में सहयोग की संभावना भी देखी जा रही है। यानी बैंकों के साथ क्यों गवर्नमेंट समझौता कर रही है कि जो भी लोग ये यूनिट लगाएंगे उनको सरकार क्या करेगी, सहयोग करेगी, कुछ अनुदान भी प्रदान करेगी। ठीक है, वर्तमान में पटवा टोली में अपने घरों में लोगों ने 980 इकाइयां स्थापित कर रखी हैं जो इसका निर्माण करते हैं, और लगभग 12,500 पावरलूम मशीनों के साथ यहाँ पे कपड़ा बुनाई का कार्य किया जा रहा है। लगभग 30 से 35 हजार कर्मचारी इसमें क्या है, सम्मिलित हैं, और जिसमें से 50% यहाँ पे कौन सी है, महिला श्रमिक हैं। तो आप देख रहे हो कितने बड़े स्केल पर ये कार्य किया जा रहा है, और जब यह पार्क निर्मित हो जाएगा तो कितने लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्या है बिहार का ग्रेडेड एक्शन प्लान। ये ग्रेडेड एक्शन प्लान किस लिए लाया जा रहा है, यहाँ पे जो आपको ये धुआं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये प्रदूषण से संबंधित है। यहाँ पे बिहार को क्या किया जा रहा है, प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो अब प्रदूषण मुक्त किस प्रकार बनाएंगे, तो उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाएगा, किस प्रकार क्या चीजें इसमें सम्मिलित हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो वायु गुणवत्ता मापने के लिए बिहार के 25 जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया गया है। बिहार के वह 25 जिले जहां पर प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा है। आगे बात करते हैं ग्रेडेड एक्शन प्लान के बारे में। प्रदेश में ग्रेडेड एक्शन प्लान के तहत अधिक AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, जहां पर 100 से भी ज्यादा प्रदूषित शहरों में प्रदूषण पर रोक लगाई जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। मतलब जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से ज्यादा है उन शहरों में क्या कर दिया जाएगा, रोक लगा दी जाएगी। यह प्रतिबंध प्रदूषण स्तर की गंभीरता के आधार पर अलग अलग शहरों में अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो प्रतिबंध लगाया जाएगा कि कहीं पर मशीनों को या डीजल जो वाहन है उनको बंद कर दिया जाएगा, कहीं पे फैक्ट्रियां हैं उनके लिए नियम लागू कर दिए जाएंगे किस तरह से। लेकिन ये जो नियम लागू किए जाएंगे, ये जो नीति या आप कह लो कि नए जो नियम निकाले जाएंगे वो हर क्षेत्र के लिए अलग होंगे। हर क्षेत्र के अलग कैसे होंगे कि जिस क्षेत्र में जितनी प्रॉब्लम है उस अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो हर क्षेत्र के लिए ये अलग निकलने वाला है नियम। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित जिले के डीएम और संबंधित विभाग पर होगी। ठीक है, मतलब वो इसकी देखरेख करेंगे और इससे संबंधित चीजों को निरीक्षित करेंगे। आगे पर्यावरण से जुड़े पहले से बने कानून के मुताबिक ऐसी कार्य योजना को लागू करने के लिए 1 साल का डेटा होना जरूरी था। ठीक है, और यह जो आपका
ग्रेडेड एक्शन प्लान है, ठीक है। ये इसलिए उस टाइम लागू नहीं किया गया क्योंकि जब ये एक्शन प्लान बनाया गया था तो उसको बनाए हुए सिर्फ 6 मंथ ही हुए थे, और यहाँ पे जो पहले से पर्यावरण के आपके कानून जो लागू करने की सीमा बताई गई है वो ये गई है कि 1 साल पूरा हो जाना चाहिए उसको, ठीक है। आप चीजों को मेजर कर लेना चाहिए, आपको 1 साल का डेटा होना आपके पास जरूरी होना चाहिए। लेकिन तब सरकार के पास 1 साल का डेटा उससे संबंधित नहीं था, सिर्फ 6 या 7 महीने का डेटा सरकार के पास था। इसीलिए जब साल भर मतलब पूरा 6 महीने का डेटा था, जब और 6 महीने कंप्लीट हुए तब सरकार ने इसको लागू किया, यानी यह पहले से उनके पास बना हुआ तैयार रखा था, ठीक है। 1 वर्ष पूरा होने के बाद राज्य के जिलों और ग्रेडेड एक्शन प्लान में इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। मतलब अब कर दिया गया होगा क्योंकि यह आपकी जो न्यूज है ये शायद दिसंबर के आसपास की है, तो अब में भी लागू हो गया होगा, ठीक है। तो राज्य में AQI 450 से अधिक होने पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वायु प्रदूषण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाएगा, और जहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से अधिक है वहां पर क्या किया जाएगा, आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा उस क्षेत्र में, और संबंधित वहां पे जो मिले हैं, यहाँ पे जो डीजल गाड़ियां चल रही होंगी, इससे संबंधित और भी जो कारखाने चल रहे होंगे उनको सबको शट डाउन बंद कर दिया जाएगा। हरित बजट, मैंने क्या बताया था जब आपको बजट पढ़ाया था कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हरित बजट पेश किया जाता है, किसी भी भारत के अन्य राज्य में हरित बजट पेश नहीं किया जाता है। और यह हरित बजट जो इस बार पेश किया गया वो पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम था। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें थी इसमें। चलिए चर्चा में क्यों, अब यह पास किया गया आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हरित बजट आया, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में हरित बजट आपका 3.26% कम रहा, मतलब पिछले साल थोड़ा ज्यादा बजट पास किया गया था। किससे संबंधित, पर्यावरण को संरक्षण से संबंधित योजनाएं लाई गई थी, उसमें क्या क्या चीजें शामिल करी गई थी उनके लिए, ठीक है। 2021-22 में यह जो बजट था आपका वो कितना था, 79,359 करोड़, जो कि 2022-23 में घट करके कितना हो गया, 79,255 करोड़ रुपीस, ठीक है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जो हरित बजट पेश करता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इस बजट की मदद से पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बजटीय प्रावधानों का अध्ययन एवं आकलन किया जाता है, और इसके लिए पर्यावरण को संरक्षित करने वाली योजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है। राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए इस बजट पर फोकस कर रही है। जलवायु परिवर्तन आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो इंडेंजर्ड हो जाती हैं, बहुत सारी क्योंकि देखिए ज्योग्राफिकल हमारी जो भी चीजें डिसाइड होती हैं ज्योग्राफी से डिसाइड होती हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा फेस का कलर, हमारे हेयर का कलर, आईज, हमारा खाना, हमारा बोलना, एवरीथिंग, जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं, जिस तरह का हम भोजन खाते हैं, सारा कुछ हमारा ज्योग्राफी से डिसाइड होता है। उसी तरह से वहां पे जो जीव निवास करते हैं उन पर भी तो यही चीज लागू होती होगी कि वो कितने टेम्परेचर में रह सकते हैं, किस तरह के पानी में वो सर्वाइव। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ होते हैं जो मडी टाइप का वाटर होता है उसमें रहते हैं, कुछ होते हैं जो दोनों में रह लेते हैं, बहुत तरह के होते हैं। तो जब चेंजमेंट आता है आपके इन्वायरमेंट में, जलवायु में, तो बहुत सारी स्पीसीज जो है वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती है, इसकी वजह से वो इंडेंजर्ड हो जाती हैं और अंततः खत्म हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं, IUCN की रेड लिस्ट में शामिल भी हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार क्या कर रही है, हरित बजट पेश कर रही है और जो संरक्षण कर रही है वहां की जो उनकी आप कह सकते हो कि वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसी को ध्यान में रखते हुए बजट लाया जा रहा है। बिहार देश के उन गिने चुने राज्यों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन के हिसाब से कृषि को भी बढ़ावा दे रहा है। अब यहाँ पर बात क्यों आ गई, देखिए हर एक पॉइंट का ना अपना एक मतलब है। अब यहाँ पे कृषि को बढ़ावा जलवायु परिवर्तन के हिसाब से कैसे दे रहा है, जैसे जैसे वर्षा आप देख रहे हो, सीजन चेंज होता है, अब तो कभी भी बारिश हो जाती है, इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। तो जैसे पानी यदि कम है, कहीं पे सिंचाई नहीं उपलब्ध हो पा रही, तो चावल का वहां पे क्या है, उत्पादन कम होगा। क्यों? क्योंकि चावल उस क्षेत्र में ज्यादा उत्पादित होता है जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है, या फिर नहीं मात्रा है तो लोग क्या करते हैं, सिंचाई उसमें ज्यादा करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं और उसको सींचते हैं। इसमें कृषकों पर, जो कृषक हैं उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि पानी का खर्चा देना, फिर उसको देखरेख करना, मतलब वो महंगा हो गया उनके लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जलवायु के हिसाब से, परिवर्तन के हिसाब से वो क्या है, खेती में भी परिवर्तित कर रही है कि आप क्या करिए, सीजनल चीजें उगाइए,
मोटे अनाजों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, चना, इसको आप उत्पादित करिए, इससे संबंधित जो उत्पादन है उसको करिए, सब्जी उगाइए। तो इस तरह से क्या होगा कि जो मोटे अनाज होते हैं वहां पर ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है और धीरे धीरे क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी भी होगी। अभी आप देखोगे मछली उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर था, सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन बिहार ने किया। वो पश्चिम बंगाल, आसपास के राज्यों में मछली को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देख लेते हैं अब क्या चीजें इसमें। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना करंट के, ये आपके आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करते हैं। आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो इन सारे पॉइंट्स को मेंशन करके। आगे आ जाओ। हरित बजट में स्कीम मदों में सर्वाधिक आवंटन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा इसमें देता है वो कौन देता है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग। जल ही जीवन है, अभी हम जल की बात करें तो जल पीना बहुत आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। इन मामलों में गन्ना उद्योग विभाग दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। आगे बात करें, विभाग में स्कीम मद का आवंटन 100 करोड़ रुपए था, जिसमें से 98.70 करोड़ रुपए हरित बजट योजनाओं के लिए आवंटित किए गए थे। मतलब इससे संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं उसके लिए आवंटित किए गए। तीसरे स्थान पर लघु जल संसाधन है, जिसके स्कीम मद का कुल आवंटन 827 करोड़ रुपए था और हरित बजट योजना के लिए या 796 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो यहाँ पे जो आवंटित है वो इस प्रकार पैसा जो है वितरित किया जा रहा है। पहले में सबसे ज्यादा जो था वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन का विभाग था, दूसरे में गन्ना उद्योग का विभाग था और तीसरे में आपका आता है लघु जल संसाधन। चलिए, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना, यह भी जल से संबंधित परियोजना है और ये जो उत्तर कोयल नदी है ये आपकी झारखंड की नदी है, झारखंड से प्रवाहित होती है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि यह कौन सी परियोजना है। चूंकि बिहार ने इस परियोजना के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था तो यह योजना तब से बंद थी, नहीं कार्य कर पा रही थी। लेकिन क्योंकि बिहार ने अब क्या किया है, इसको हरी झंडी दिखा दी है, तो अब यह योजना शुरू हो गई है वापस से। तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय एवं बिहार तथा झारखंड राज्यों के बीच एक समझौता क्या किया गया है, ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। और इसके लिए 1622.27 करोड़ रुपए है, इसकी अनुमान लगाया गया है कि इतने पैसे इसमें लगने वाले हैं। तो इतना ये जो पैसा है इसके लिए आवंटित किया गया है। तो अब देख लेते हैं कि क्या है ये उत्तर कोयल नदी परियोजना। देखिए, यह नदी रांची के पठार से निकलती है, जो झारखंड के उत्तर पश्चिम में स्थित हैदरनगर में सोन नदी से मिलती है और अंत में गंगा नदी में समाहित हो जाती है, ठीक है। तो यह बेसिकली नदी कहाँ की है, झारखंड की है, ठीक है। यहाँ के उत्तर पश्चिम में बहती है और कहाँ पे जाकर के मिल जाती है, सोन नदी, और सोन गंगा की सहायक नदी है, तो ये अंत में जाके कहाँ मिलेगी, गंगा से मिलेगी। चलिए, उत्तरी कोयल जलाशय झारखंड राज्य में पालमू और गढ़वा जिले के अत्यंत पिछड़े जनजातीय इलाके में स्थित है। यहाँ पे ये बात की जा रही है किसकी, जलाशय की, उत्तर कोयल जलाशय, ठीक है। और यहाँ पे बात की जा रही थी कि नदी निकलती कहाँ से है ये, ठीक। अपनी सहायक नदियों के साथ बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी भाग से होकर के यह बहती है और इसकी सहायक नदियां औरंगा एवं अमानत हैं, ठीक। तो ये थी इनके बारे में कि क्या चीजें हैं, कौन सी उत्तर कोयल नदी है। अब बात करते हैं इस परियोजना के बारे में। ये जलाशय का निर्माण सर्वप्रथम 1972 में शुरू हुआ, ठीक है। तब इसको नाम दिया गया था मंडल बांध, लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया कि इस पर रोक लगा दी कि हम इसको नहीं बनने देंगे। तब यह परियोजना बंद हो गई थी और 1993 में इसके निर्माण पर प्रतिबंध लग गया। अब इस बांध की क्षमता 1660 मिलियन क्यूबिक वाटर निर्धारित की गई है। अब यहाँ पे क्यूबिक वाटर इसलिए लिखा है, यानी कि वो इतना पानी अपने अंदर होल्ड कर सकती है, जल अपने अंदर संरक्षित कर सकती है। जैसे एक ग्लास में कितना पानी आता है, तो वैसे यहाँ पे बताया गया है कि 1660 मिलियन क्यूबिक मीटर जो वाटर है वो इस बांध की क्षमता के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है। इस परियोजना के तहत नदी के बहाव की निचली दिशा में मोहनगंज में 819.6 मीटर लंबे बैराज का निर्माण भी प्रस्तावित है। तब यह कार्य किया जाएगा, यहाँ पर यह बांध बनाया जा रहा है।
इस परियोजना के अंतर्गत 67.16 मीटर ऊंचे और 343.33 मीटर लंबे कंक्रीट बांध का निर्माण सुनिश्चित किया गया है। तो इस तरह से यह बांध निर्मित किया जाएगा। आगे देख लेते हैं इससे लाभ क्या होगा इस बांध के निर्माण से। तो इससे झारखंड के पालमू और गढ़वा जिले के साथ बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में सबसे जो पिछड़ा इलाका है, वहां पे सूखे की स्थिति रहती है, वहां पे क्या होता है, जलाशय नहीं है, जल नहीं होता है, सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो वहां पे उनको सिंचाई का जो पानी की व्यवस्था है वो अच्छी हो जाएगी। और इलाके को टोटल कितना 1,11,521 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। तो मतलब कितने बड़े क्षेत्र को इससे लाभ मिलने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है जो आपकी चलाई जा रही है, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। ठीक, वित्तीयन अब इसका कैसे किया जा रहा है, किस प्रकार पैसा इसमें दिया जाएगा और कैसे खर्च किया जाएगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 3 वित्त वर्षों के दौरान इसमें जो पैसा आवंटित किया गया वो 16,22.27 करोड़ रुपए की जो अनुमति है वो दी गई। अब यहाँ पे बात आ रहा था कि पूरा पैसा कैसे कोई एक गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। अब यहाँ पे ये हुआ कि बिहार और झारखंड के हिस्से के 609.16 करोड़ रुपए, ठीक है, के शेष कार्य की लागत में से 365.5 करोड़ रुपए यानी कि 60% पैसा LTIF केंद्र सरकार देगी। यानी कि 60% पैसा इसमें कौन देने वाला है, केंद्र सरकार देने वाली है, और बाकी जो पैसा होगा वो राज्य देंगे। अब राज्य कैसे देंगे, वो चाहे किसी अन्य जैसे वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, एशिया बैंक, इन सब से आप उधार लेकर के, नाबार्ड है, आप इससे पैसा दो या फिर किसी अन्य राज्यों से आप उधार लेकर के दो। ठीक है, 7% विचलन इसमें केंद्र सरकार कर देगी और 40% की जो शेष राशि बच रही है आपकी 243 करोड़ रुपए, वह नाबार्ड द्वारा यहाँ पे ऋण प्रदान किया जा रहा है। तो राज्य सरकार कहां से ले रही है ऋण, नाबार्ड से ले रही है। तो अभी इसका पैसा कौन देगा, नाबार्ड देगा। चलिए 10th, बिहार के 3 विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। पद्मश्री अवार्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड में से एक है भारत के। ठीक, चलिए वर्ष 2023 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक कौन सा है, पद्मश्री पुरस्कार। इसकी 3 श्रेणियां होती है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ठीक है, तो इसके बिहार की 3 विभूतियां शामिल हैं। कौन कौन है इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक तो आपने मूवी देखी होगी, कौन सी, सुपर 30, ऋतिक रोशन ने इसमें रोल किया था और उसमें जिस कैरेक्टर का उन्होंने रोल किया था वो थे आनंद सर का। तो एक तो उनको मिला है जिनकी पटना में कोचिंग चलती है और IIT की शायद वो कोचिंग करवाते हैं, तो एक तो उनको मिला है, तो उनका नाम तो आपको याद ही रहेगा। चलिए दूसरा है सुभद्रा देवी और तीसरे हैं कपिल देव प्रसाद। तो इन तीनों को यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है। तो हमने जान लिया यह विभूतियां कौन कौन सी हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या है। तो वर्ष 2023 में 6 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 3 पद्म भूषण दिए गए हैं और 91 पद्मश्री पुरस्कार इसमें से शामिल थे। इस सूची में 19 महिलाएं भी शामिल थी जिनको यह पुरस्कार दिए गए हैं। और विदेशियों, NRI, POIEC, OCI की श्रेणी में 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत यानी मरने के पश्चात उनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में, जबकि आनंद कुमार को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बात कर लेते हैं इस पुरस्कार की। तो यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे आपको मैंने बताया। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार, चिकित्सा, साहित्य, नृत्य, सिविल सेवा, खेल, इन सारे क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण, उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण, ये विभूषण है, ठीक है, और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं और ये हर साल मोस्टली मार्च या अप्रैल माह में दिए जाते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के नए राज्यपाल, इनके बारे में बात करेंगे हम। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने बिहार के
41वें कौन से राज्यपाल हैं? क्या पता क्वेश्चन में आ जाए, पूछ लो कि कौन से राज्यपाल हैं, तो ये 41वें राज्यपाल हैं बिहार के। नाम क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। अब कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि पुराने कौन थे, तो फाल्गु चौहान। कुछ लोग फाल्गु बोलते हैं, कुछ फागु बोलते हैं, ठीक है। तो आप अगर फाल्गु फागु कुछ भी लिख करके आए तो टिक मार के आ जाना, लेकिन आगे चौहान लिखा होना चाहिए, ठीक। तो फाल्गु चौहान थे, इनको ये मतलब ये 40वें राज्यपाल थे आपके। 41वें आपके कौन से बने हैं? श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी बने हैं। अब देख लेते हैं इनके बारे में। तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इससे पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, ठीक। ये गोवा के विधायक, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। अब आ जाते हैं के विनोद चंद्रन। ये कौन है? तो जस्टिस के विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति किया गया है। तो पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं के विनोद चंद्रन, इनकी नियुक्ति हुई है। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बिहार का 69th बीपीएससी तो है ही, लेकिन जो बच्चे वनडे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछ सकते हैं, कई बार नियुक्तियां पूछी जाती हैं। डेथ किसकी हुई है वो भी पूछ ले जाते हैं। प्लेसेस इन न्यूज, बिहार में कौन से बहुत ज्यादा प्लेसेस ऐसे न्यूज में रहे हैं, बिल पारित हुए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे करंट के लिए। चलिए, तो ज्ञात हो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल की जगह इन्होंने ली है। तो पहले कौन थे? संजय करोल जी थे। अब ये संजय करोल को और ज्यादा प्रमोशन मिल गया तो ये वहां के जज बन गए हैं और इनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। जस्टिस के विनोद चंद्रन 2011 में केरल उच्च न्यायालय के जज बने थे, ठीक। आगे आ जाते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन 2024 ये निर्धारित हुआ है बिहार में होगा, ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 2024 हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ होने वाला है? बिहार में होने वाला है। तो 2024 में बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन 2024 के बारे में भी जान लेते हैं और सम्मेलन का थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में नगरी प्रचारणी सभा के तत्वाधान से की गई थी। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है, जिसमें छापाखाना, पुस्तकालय, संग्रहालय एवं प्रशासनिक भवन शामिल हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन का अमृत महोत्सव यानी 75वां राष्ट्रीय अधिवेशन मार्च 2024 में बिहार में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन आयोजन के लिए स्थायी समिति के सदस्य और बिहार हिंदी साहित्य के डॉक्टर अनिल सुलभ ने अनुरोध किया कि आपको ये 24वां जो सम्मेलन हो रहा है 24 में, वो आप बिहार में करें, तो इसलिए वहां पे ये किया जा रहा है। आगे आ जाते हैं। कोई भी न्यूज जो आपकी नेशनल लेवल पे पहली बार हो रही हो, इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम हो, कोई नियुक्ति फर्स्ट टाइम हो, कोई महिला पहली बार कहीं की कुछ भी बनी हो, चाहे वो सीनेट बनी हो किसी अदर कंट्री में, इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है। कहीं की प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट बनी हो, मतलब जो भी पहला नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल पे कुछ भी पहला चल रहा हो वो न्यूज में है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब कैसे पता चलता है कि कौन सी न्यूज हमें पढ़नी चाहिए? तो सिंपल सा है, जैसे कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय ले रही है, कोई बिल पास करी है, राज्यसभा में कोई बिल पास किया गया, तो ये सारी चीजें जो चर्चित मुद्दे रहते हैं आसपास के, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक। आरबीआई ने कुछ बयान दिया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कुछ घटाया बढ़ाया, क्या किया, तो ये सारी चीजें हमें जाननी चाहिए। आगे आ जाते हैं। तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि बिहार का ये पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज जो है वो उद्घाटित किया गया, कहाँ पर? मुंगेर में, ठीक है। तो अब ये कहाँ बन रहा है? मुंगेर में बन रहा है। जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार पूछ लेते हैं। तो बिहार का पहला वानिकी कॉलेज बनाया गया है कहाँ पर? मुंगेर में। चलिए आगे आ जाते हैं। यह वानिकी कॉलेज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन है। बनाया तो कहाँ पे गया आपके? मुंगेर में। लेकिन ये किसके अंतर्गत कार्य करेगा? तो यह कार्य करेगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि सबौर भागलपुर में है, इसके अंतर्गत यह विद्यालय कार्य करेगा, ठीक है। अब यह कॉलेज मुंगेर में गंगा पुल के पास 96 एकड़ में बन रहा है। इस कॉलेज के निर्माण में लगभग 231 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें शोधार्थियों के लिए शोधार्थी भवन, विज्ञान के लिए क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, इन सभी का निर्माण किया जा रहा है।
और शिक्षकों के रहने के लिए यहाँ पर आवास सुविधा भी उपलब्ध होगी। लाभ क्या होगा, यहाँ अपने तरह का एक अलग महाविद्यालय होगा जहाँ छात्र ना सिर्फ फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर सकेंगे बल्कि वह उस पर शोध भी कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में पहले इस तरह का कॉलेज नहीं था और उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता था रिसर्च और इन सारी चीजों में कार्य करने के लिए। लेकिन अब बिहार के छात्र बिहार में रह करके ही यहाँ पर शोध भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जो छात्र दूसरे देश के अलावा अन्य राज्यों में पढ़ाई जा करके करते थे तो वो अब बाहर ना ही किसी अदर कंट्री में जाएंगे और ना ही किसी अदर राज्य में जाएंगे, वो यहीं पर यह कार्य कर सकते हैं। अब बात आती है बबीता गुप्ता जी की। कौन है ये बबीता गुप्ता और क्यों इनकी मैंने यहाँ पर पिक लगा करके रखी है? तो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। क्या कि इन्होंने कचरे को मॉडिफाई करके बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट बनाए हैं और इसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। अब ये सिर्फ इन्होंने क्राफ्ट ही नहीं बनाए हैं बल्कि इन्होंने और महिलाओं को भी सिखाया है और पूरा एक अपना ग्रुप बना लिया है जहां पर ये कचरे को मॉडिफाई करके अच्छे अच्छे क्राफ्ट बनाती है। इससे महिलाओं को रोजगार भी मिलता है और वह अपना जीवन यापन भी कर पाती हैं। ठीक है, तो चलिए, भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल स्वच्छता मिशन विभाग द्वारा बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। तो भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया है किसको? बबीता गुप्ता को। और ये कहां से हैं? बिहार से हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है और हम इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। इसके तहत 4 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, अब मुजफ्फरनगर की सीहो गांव की निवासी हैं ये बबीता गुप्ता और यह स्वयं सहायता समूह जीविका से जुड़ी वहां पर इन्होंने कार्य करना शुरू किया और इसके बाद इन्होंने प्लास्टिक से नई नई चीजें बनानी सीखी और इसी के लिए इनको स्वच्छता एवं पेयजल की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। क्योंकि ये क्या कर रही हैं? कचरे को मॉडिफाई कर रही हैं, यानी कि स्वच्छ कर रही हैं वहां का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र। कितना सारा जो कचरा होता होगा, जो क्राफ्ट्स होते होंगे, प्लास्टिक की बॉटल्स होती होंगी, उनसे यह चीजें बनाती हैं। ठीक, तो उन्होंने प्लास्टिक कचरे से उपयोगी वस्तु बनाने का हुनर जाना और इससे वह खुद स्वावलंबी भी बनी और साथ ही साथ जो अपने आसपास की महिलाएं थी उनको भी रोजगार दिया और प्रशिक्षण प्रदान किया। ठीक है, उनकी इस पहल से 24 से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और प्लास्टिक कचरे के सजावटी सामग्री बनाकर के खुद की जीविका चला रही हैं, साथ ही साथ दूसरी महिलाओं को भी राह दिखा रही हैं। खेल पुरस्कार सम्मान योजना, ये बिहार सरकार की एक योजना है जो चलाई जा रही है और इस योजना में क्या क्या है तो इसकी बात करते हैं। भाई क्या है देखते हैं। तो बिहार सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में जो भी राज्य, बिहार राज्य के जो विजेता हैं उनके लिए प्रावधान किया है क्या कि उनको सम्मानित किया जाएगा। अब सम्मान में उनको क्या प्रदान किया जाएगा? तो कुछ धनराशि भी प्रदान की जाएगी। तो राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना के तहत ओलंपिक खेलों में तथा व्यक्तिगत खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल जिन्होंने जीता है उनको 1.5 करोड़ रुपए और जिन्होंने कांस्य पदक जीता है उनको 1 करोड़ रुपए से यह सम्मानित करेंगी, यानी प्रदान किए जाएंगे। और इससे एक चीज और क्या हो रही है कि खेल के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, एशियन गेम्स में मेडल जीतने वालों को 1.5 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वालों को 1 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वालों को 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो यह ओलंपिक का था और यह एशियन गेम्स का था जो कि बिहार के खिलाड़ी होंगे। चलिए, मीठी क्रांति क्या है? मीठी क्रांति है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मीठा मीठा शहद। मुंह में मिठास तो नहीं आ गई? शहद की बात करी जा रही है। अब इसके लिए क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर बिहार में शहद के उत्पादन के लिए यूनिट स्थापित करी जा रही हैं और इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है। तो इसी से संबंधित यह योजना है। चर्चा में क्यों है? इसीलिए है क्योंकि क्या कर रही है बिहार? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहर मिशन के तहत 17 जिलों में शहद के उत्पादन हेतु जो सेंटर्स हैं वो स्थापित किए जाएंगे और उसके लिए 17 जिलों का बिहार में चयन किया गया है। चलिए देख लेते हैं। तो मीठी क्रांति योजना के क्रियान्वयन के लिए चयनित 17 राज्यों को केंद्र क्या करेगी? 30 करोड़ की धनराशि पहली किस्त के रूप में देगी। ठीक है, तो यह 30 करोड़ रुपए इन 17 राज्यों में आवंटित किए जाएंगे, यह धनराशि प्रदान की गई है।
केंद्र ने फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग केंद्र ने पहली किस्त के रूप में 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और फूलों की खेती के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1.30 करोड़ रुपए जो है वो प्रस्तावित है। यानी कि महिलाओं को भी इसमें ट्रेन किया जा रहा है, उनको भी स्वावलंबी बनाया जा रहा है, क्योंकि 7 निश्चय 2 में जब आते हो तो वहां पे महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सक्षम करना, ये दूसरा निश्चय है। तो उस निश्चय को पूरा करते हुए हर जगह महिलाओं को स्वावलंबी व सशक्त बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तो इससे 7 निश्चय 2 निश्चय है वो पूरा हो रहा है। ठीक है, दूसरा निश्चय। चलिए, तो महिलाओं को मधुमक्खी पालन के लिए बढ़ावा देने के अलावा तकनीकी सहायता व आवश्यक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मधुमक्खी पालन क्षेत्र में फूल वाले पौधों की खेती को भी बढ़ावा दिया है। अब भाई कैसे बनेगा, शायद तो फूलों की खेती करनी पड़ेगी ना, तभी तो मधुमक्खी फूलों का रस चूस करके ही तो किसका निर्माण करती हैं, शहद का निर्माण करती है। तो फूलों की खेती भी आवश्यक है, तो इसी के लिए उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि इसमें खर्च की जाएगी और राज्य सरकार की ओर से इसमें वार्षिक कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। जिला बागवानी विकास समिति को किसान समूह चयन की जिम्मेदारी दी गई है। मीठी क्रांति का उद्देश्य क्या है, तो क्या करना है कि मधु क्रांति या मीठी क्रांति लाना है बिहार में, और इसी मधु क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने और वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन, मधु उत्पादन व अन्य उत्पादनों को बढ़ावा देना तथा गैर व कृषि परिवार को रोजगार दिलाना, यही इनका मेन उद्देश्य है। जो कृषक हैं और जो कृषक नहीं हैं, दोनों परिवारों को इसमें क्या मिले, रोजगार मिले, ये इसका उद्देश्य है। आगे आ जाते हैं, लाभ क्या होगा, तो बिहार में बड़े पैमाने पर शहद का उत्पादन होता है और यह शहद सिर्फ बिहार में ही नहीं, अलग जो देश हैं वहां पे भी क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा शहद अलग कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होगा, जिससे बिहार को क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, मोरक्को आदि देशों में यहाँ पे ज्यादा मांग है शहद की, तो यह मांग वह पूरी करेगा। राज्य में करीब 50,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहर मिशन शुरू होने का फायदा यहाँ के मधुमक्खी पालकों को भी होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 18 कोसी बेसिन परियोजना इंपॉर्टेंट है काफी। अभी हमने पढ़ी थी कोसी मेची परियोजना, अब ये है कोसी बेसिन परियोजना। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि कोसी के पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कोसी क्या है, नदी बहुत ज्यादा डिजास्टर लेकर के आती है, तो इसलिए वहां पर इस नदी को डाइवर्ट किया जा रहा है और जहां पर पानी नहीं है वहां पर पानी पहुंचाया जाएगा। चलिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोसी के बाढ़ प्रभावित लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए 277 करोड़ रुपए की राशि से यह कोसी बेसिन विकास परियोजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सड़क और पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। तो इसके तहत सड़क बनाए जाएंगे, पुल बनाए जाएंगे, ये सारी चीजें इसमें निर्मित की जाएंगी। इस योजना की शुरुआत 15 सितंबर 2010 को हुई थी और इसके पहले चरण के अंतर्गत विश्व बैंक की मदद से, यहाँ पे मतलब वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, धनराशि दी थी। इसकी मदद से सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के 21 प्रखंडों में विकास कार्य समाप्त कर लिया गया है। ठीक है, विश्व बैंक संपोषित कोशी पुनर्वास योजना के दूसरे चरण का जो कार्य था वो 2023 में पूरा होने वाला था, लेकिन कार्य लंबित हो गया। तो अब इस योजना को 15 महीने और बढ़ा करके 24 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। फायदा क्या होगा, राज्य सरकार के कुशहा तबाही के बाद कोसी के पुनर्निर्माण की योजना बनाई थी। इसके तहत कोसी क्षेत्र और यहाँ के लोगों को त्रासदी से बाहर निकालने और विकास के लिए विश्व बैंक ने 67% और बिहार सरकार ने 33% फंडिंग दी है। वर्ल्ड बैंक इसमें 67% देगा और 33% कौन देगा, बिहार देगा। ठीक है, नेपाल के कुशहा गांव के समीप लगभग 2 किलोमीटर की लंबाई में कोसी नदी की धारा को बदला जाएगा। ठीक है, और कोसी बांध के बह जाने से नेपाल के 34 गांव समेत पूर्वी बिहार के 441 गांवों में बड़ी आबादी में क्या है, तबाही मची थी, जिसको देखते हुए इस धारा को परिवर्तित किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बाढ़ से सहरसा जिले में 41, मधेपुरा में 272 और सुपौल जिले में 213 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से यह योजना लाई गई है। इस योजना के 5 घटक क्या हैं कि बाढ़ जोखिम के प्रबंधन में सुधार करना है, कृषि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है नेपाल और बिहार। ठीक है, आकस्मिक आपातकाल की प्रक्रिया उसको देखना है और क्रियान्वयन का समर्थन करना है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें शामिल हैं। सड़क, पुल, जो पुल हैं इन सब का निर्माण किया जाएगा इसमें, सड़क और पुल का।
तो ये थी आज की हमारी प्रमुख करंट अफेयर्स जो हमने पढ़ी। ये इसका पहला पार्ट था। इतनी ही आपकी मान लीजिए 20 से 25 न्यूज और होंगी जो पार्ट सेकंड में होंगी। पार्ट सेकंड में हम उनको कवर करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी यह योजनाएं इसमें शामिल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी यह योजनाएं और कौन कौन सी करंट अफेयर जो भी सारी चीजें हैं मैंने इसमें आपको बताई। सेकेंड लेक्चर में और जो इंपॉर्टेंट चीजें अगस्त तक रहेंगी वो सारी मैं कवर कर दूंगी। तो जिन भी विद्यार्थियों को यह लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।